ये चैप्टर में सबसे पहले, ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया था। आपको मालूम है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आया था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर क्या था। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था, जब कोई दो ऑब्जेक्ट, इसका मास है m1, इसका मास है m2, जब कोई दो ऑब्जेक्ट जिसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो है मान लो r, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही फोर्स लगेगा और वो होगा एट्रैक्टिव फोर्स। वो होगा एट्रैक्टिव फोर्स, तो आप लिखते हो फोर्स इक्वल्स टू G m1, पहले का मास m2, दूसरे का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिला था, जिसको आप बोलते थे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है और उसके बीच का डिस्टेंस r होता है, उसमें ये दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो यहां पे ये दो पेन मैंने रखी है, दोनों पेन में कुछ मास है m1 m2 और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है मान लो, तो ये दोनों पेन के बीच में क्या लग रहा है, अभी दोनों पेन के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसको बोला जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से ये ग्रेविटेशनल एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। लेकिन ये फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बहुत ही छोटा होता है। ये पेन को अभी अर्थ ने अट्रैक्ट करके रखी है, इसलिए ये पेन आप कहीं भी ले जाओगे नीचे अर्थ की ओर ही गिरेगी। ये पेन कहां पे गिर रही है, अर्थ की ओर। समझ में आ रहा है, तो ये पेन को अर्थ, नीचे की अर्थ अट्रैक्ट करती है और ये पेन को भी नीचे की अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये दोनों के बीच में कम फोर्स लगता है, इसलिए ये दोनों ही पेन एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाती है। समझ में आ रहा है, आपने यहां पे रखा है तो आप सोचोगे कि सर इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं चिपक जाएगी, क्योंकि ये दोनों को सबसे पहले किसने अट्रैक्ट किया, अर्थ ने। अर्थ ने ज्यादा अट्रैक्ट किया, इसलिए दोनों ही पेन नीचे अर्थ के साथ ही चिपक के रहेगी। अगर मान लो अर्थ नहीं है और आप बहुत ही दूर स्पेस में चले गए, ऊपर 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 स्पेस में, जहां पे अर्थ और कोई प्लेनेट नहीं है पास में, स्पेस है सिर्फ, तो ये दोनों पेन इस तरह से रखोगे तो वो स्लोली स्लोली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगी और पास आ जाएगी। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, अभी तो ये अर्थ है और अर्थ में तो क्या है, ये पेन अभी एक दूसरे के सामने नहीं देखेगी, वो अर्थ के साथ ही चिपक के रहेगी। तो ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला आपने देखा है, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था आगे। अब इसके बाद आता था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसके बाद जो हम पढ़ते थे आपको मालूम है वो क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी के बारे में हम पढ़ते थे। तो यहां पे जिसको हम, यहां पे जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या था बच्चों, तो अर्थ के ग्रेविटी या तो कोई ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन मिलता है, मान लो यहाँ पे एक अर्थ है और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो उसको अर्थ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। ये पेन है, मान लो ये पेन को मैं जैसे ही छोड़ दूंगा तो पेन नीचे गिर रही है, तो जैसे ही वो नीचे गिरेगी तो कुछ उसको एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, स्मॉल जी। तो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, तो जिसमें क्या होता है बच्चों, बहुत इजी है।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, फिर मास ऑफ अर्थ जी एम ई और डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला था, याद करो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस, ये फॉर्मूला था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये सिंपल एक फॉर्मूला था, जिसमें ये जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11, ये जी की वैल्यू है। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। अब दूसरे प्लेनेट का ढूंढना है अगर, तो दूसरे प्लेनेट का मास रख दोगे और दूसरे प्लेनेट की रेडियस रख दोगे, तो दूसरे प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मिल सकता है। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ये हमने पढ़ा था। और फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था 8 हाइट h, 8 डेप्थ d, यहाँ पे 8 डेप्थ d, फिर ड्यू टू यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ, याद करो ये जी में ही हमने पढ़ा था, h हाइट पे, d डेप्थ पे, और रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो जी में वेरिएशन मिलते हैं, उसके फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए थे। समझ में आ रहा है? तो ये जी का हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद क्या आया, इसके बाद जो मिला वो है यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला था? 5 इक्वल्स टू माइनस जी, फिर जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो अर्थ है, उसका मास, जिसका पोटेंशियल जो पॉइंट पे ढूंढना है, जी एम ई, और जितने डिस्टेंस पे ढूंढना है पोटेंशियल, वो डिस्टेंस आर। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल 5 है, या v लिख दो, कोई भी सिंबल आप लिख दो, ये जनरली 5 लिखते हैं ये लोग। तो 5 इक्वल्स टू माइनस जी एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मान लो ये अर्थ है, और अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, मीन्स ये जगह पे पी पॉइंट है, मान लो ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो ये जगह पे आप क्या करोगे, अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो माइनस जी की वैल्यू आपको मालूम है, जी कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11, जी की वैल्यू रख दोगे। यहाँ पे एम ई यहाँ पे अर्थ ली है, तो अर्थ लिए तो मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे मून लिया होता तो मास ऑफ मून, जो भी लिया है वो यहाँ पे रख देंगे, डिवाइड बाय आर। आर क्या है, सेंटर टू पी का डिस्टेंस। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जगह का पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये जगह का पोटेंशियल। लेकिन मैंने आपको बताया था, ये जगह पे जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे, ये जगह पे जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे, उसका मास यूनिट होगा, मींस 1 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास यूनिट है, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल एम क्या लेते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू यूनिट लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे मास 1 किलोग्राम ना हो, मास 1 किलोग्राम ना हो और उसकी जगह पे 2.5 किलोग्राम हो, या तो 7.2 किलोग्राम हो, तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, तो मैंने आपको तब बताया था, उसको हम बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, उसका सिंबल मान लो यू रखा है, तो यहां पे उसका फॉर्मूला होगा माइनस जी एम ई, फिर मैं एम लिखूंगा और नीचे लिखूंगा स्मॉल आर। आप देखो ये दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस देखो, यहाँ माइनस जी एम ई, यहाँ भी माइनस जी एम ई, फिर यहाँ पे नीचे है आर, यहाँ पे नीचे है आर। यहाँ पे एम क्या था, यहाँ पे एम था 1, यहाँ पे एम था 1, यहाँ पे एम 1 नहीं होगा क्योंकि एम की वैल्यू कुछ होगी। समझ में आ रहा है? बहुत ही छोटा डिफरेंस है, देख लो आप, बहुत ही छोटा डिफरेंस है।
यहां पे आप देख लो दोनों में बहुत ही छोटा डिफरेंस है, यहाँ माइनस जी एम ई अपॉन आर, ये माइनस जी एम ई अपॉन आर। यहाँ पे एम 1 हो गया, यहाँ पे एम की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, 10 किलोग्राम, फिर 100 किलोग्राम, जो भी लिखनी है वो। तो आपको वही जगह पे आपको क्या मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट की एम मास ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे एम मास वाला ऑब्जेक्ट होगा ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है? मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे कोई बुर्ज खलीफा पे आप 500 मीटर हाइट पे चढ़ गए, तो कोई किसी ने आपको पूछा कि आप अर्थ की सरफेस से इतना ऊपर गए हो, तो आपकी एनर्जी क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या करोगे, जी की वैल्यू लिखोगे, मास ऑफ अर्थ लिखोगे, आपका मास लिखोगे। आप मान लो 50 किलोग्राम के हो, तो आप यहाँ पे 50 किलोग्राम लिखोगे, और अर्थ के सेंटर से आपका डिस्टेंस लिखोगे। तो आपके अंदर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें डिफरेंस क्या है और क्या वो चीज है, वो मैंने आपको यहाँ पे कल लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके, अब दूसरी एक बात करूं बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये फॉर्मूला आप याद रखना, यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो आप याद रखना। चलो मैं आपको एक दूसरा एक यहाँ पे एग्जांपल दूं, सुनो। मान लो मैं आपको बताऊं कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं। कोई ऑब्जेक्ट एम मास मींस 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, और अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, फिर अर्थ के सेंटर और वो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 8000 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8000 इंटू 10⁻³ मीटर, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ओके, और जी की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो अब आपको वो लोग पूछेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट, जो कहां पे पड़ा हुआ है, अर्थ के सेंटर से 8000 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, तो ये 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। 5 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। चलो आप मुझे यू ढूंढ के बताओ, यू क्या होगा, इसका आंसर दो, जूल में आएगा, इसका मुझे आंसर दो। चलो क्या मिल रहा है, इसका आंसर मुझे दो, फटाफट कैलकुलेट करना, और 10 की पावर को ध्यान में रखना, 10 की पावर को ध्यान में रखना, फटाफट कैलकुलेट करो। चलो ये आंसर जो मिला -2.5 इंटू 10⁻8 जूल, ये आंसर इसका मिला। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो, ये जो अर्थ है, ये अर्थ, अर्थ के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, अर्थ के सेंटर से ये ऑब्जेक्ट यहां पे था आर डिस्टेंस पे। अब ये मास एम ही है, ये मास एम है। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, वो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -2.5 इंटू 10⁻8 जूल। मीन्स इतनी एनर्जी के साथ ये अर्थ ने ये स्मॉल एम वाले ऑब्जेक्ट को बांध के रखा है, इसको क्या करता है, करके रखा है, इसको पकड़ के रखा है। तो अगर आप किसी के बंधन में हो, मान लो आपने बैंक के पास से लोन ली है, -2.5 इंटू 10⁻8 रुपीज की लोन ली है, तो 2.5 इंटू 10⁻8 रुपीज की लोन ली है, तो आपको उसको पे करना है। तो इसलिए मैंने यहां माइनस लिखा है, क्योंकि आप इतने बंधन से जुड़े हुए हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट, वो यहां पे खड़ा है, लेकिन अर्थ के साथ इतने बंधन से जुड़ा हुआ है। तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में से इसको अगर बाहर फेंक देना है, इसको थ्रो कर देना है, अर्थ के बंधन में से इसको छुड़वाना है, तो इतनी ही एनर्जी आपको प्लस फॉर्म में देनी पड़ेगी, इतनी ही एनर्जी आपको प्लस फॉर्म में देनी पड़ेगी, तभी ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बंधन में से निकल पाएगा। मान लो आपने 2 करोड़ की लोन ली है,
तो आपको 2 करोड़ रुपीस बैंक को पे करने हैं, तो मैं उसको बोलूंगा -2 करोड़ रुपीस। -2 करोड़ इसलिए माइनस इसलिए बोला है क्योंकि मैं उतने बंधन से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पे उतना कर्ज है, तो मैं उसको पे करना है। अब रास्ते में मैं जा रहा था और मुझे +2 करोड़ रुपीस रास्ते में कोई बैग पड़ी थी उसमें से मिल गए, तो मुझे मिले तो मुझे बेनिफिट हुआ, गेन मीन्स प्लस। तो इतना माइनस में बंधन से जुड़ा हुआ हूं और इतना प्लस, अगर मैंने माइनस में इतना प्लस ऐड कर दिया, बैंक को पूरा रुपीस लौटा दिया, तो मैं अब बैंक के बंधन में से छूट जाऊंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बंधन में है, इतने बंधन में। अगर इतनी ही एनर्जी हमने प्लस फॉर्म में दे दी, इतनी एनर्जी हमने प्लस फॉर्म में दे दी, तो ये बल्ले बल्ले करके अर्थ के बंधन में से छूट के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो अब मैं बात करूंगा ना बच्चों, वो बात करूंगा एस्केप एनर्जी की। क्या बात करूंगा? एस्केप एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट को एस्केप होना है, कोई ऑब्जेक्ट को एस्केप होना है अर्थ के बंधन में से, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मैं उसकी बात करूंगा अभी यहां पे। तो यहां पे क्या होगा, देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ, पहले तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कितनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है? तो आपने अभी आगे देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी -G MEM/RE लिख रहा हूं। वो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने RE लिखा है। वो ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है? अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो सेंटर और सरफेस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ जितना डिस्टेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर। मान लो आपके घर के बाहर कोई पत्थर स्टोन पड़ा हुआ है, तो अर्थ के सेंटर से वो स्टोन का डिस्टेंस कितना होगा? RE जितना। तो हमारा जो इक्वेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, यू का इक्वेशन, उसमें नीचे में आर की जगह पे RE लिखूंगा। यहाँ पे मैं RE लिखूंगा। तो आपके घर के बाहर कोई स्टोन पड़ा हुआ है जिसका मास है 2.5 किलोग्राम, एम मास है, और आपके घर पे बाहर पड़ा हुआ है। अब वो स्टोन अर्थ के साथ इतने बंधन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब आप क्या करोगे बच्चों, इतना ही अगर पॉजिटिव सप्लाई दे दोगे, जो आप सप्लाई करोगे एनर्जी, तो वो सप्लाई एनर्जी जो होगी एक्सटर्नल जो एनर्जी होगी जो आप सप्लाई करने वाले हो, वो आप इतनी दे दोगे। अगर इतनी जो माइनस से जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर आपने उतना प्लस करके दे दिया, तो ये दोनों का टोटल क्या होगा? ये दोनों का आप टोटल करोगे तो -GMEM/RE, और यहाँ पे +GMEM/RE। तो भाई इसका टोटल तो 0 हो गया। अब कोई बंधन नहीं है, ऑब्जेक्ट पे कोई भी बंधन नहीं है, ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन में से भाग के निकल सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें इतना प्लस सप्लाई देना है, एक्सटर्नल बाहर से हमें इतनी एनर्जी देनी है, तो मैं स्टोन को क्या करूं? स्टोन को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाऊं या स्टोन को बिस्किट खिलाऊं? क्या करूं जिससे स्टोन के अंदर एनर्जी आए? तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? तो वही स्टोन को यहां से पकड़ के थ्रो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, वही स्टोन को क्या करेंगे? थ्रो करेंगे ऊपर की ओर, या स्पेस में, ऊपर स्पेस में थ्रो करेंगे। तो आप बोलोगे सर अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट तो नीचे आता है। कोई बॉल है, बॉल आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल को जब आप ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो वो बॉल तो नीचे आता है। सही बात है, लेकिन नीचे इसलिए आता है क्योंकि आपको जितनी एनर्जी देनी है उतनी आप नहीं दे पाते हो। बॉल को अर्थ के ऊपर से अगर छटकना है, निकलना है, तो उसको 2000 जूल एनर्जी चाहिए मान लो, और आप दे रहे हो सिर्फ 200 जूल। तो होगा क्या? ये जो बॉल होगा, ये बॉल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये जो बॉल होगा आप उसको थ्रो करोगे तो वो बॉल को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली, बॉल थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली, इसलिए अर्थ उसको वापस
खींच लेगा। तो कोई भी स्टोन या तो कोई भी बॉल जिसको आप थ्रो करते हो तो थोड़ी देर में वो वापस इसलिए चला आता है क्योंकि आप उसको इतनी एनर्जी दे ही नहीं पाते हो। अगर आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी तो याद रखना बच्चों, वो ऑब्जेक्ट कभी वापस नहीं आएगा और वो ऑब्जेक्ट स्पेस में ऊपर ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एस्केप एनर्जी, जो आपने अगर इतनी एनर्जी दे दी प्लस फॉर्म में तो वो ऑब्जेक्ट कभी अर्थ पे वापस नहीं आता है, वो चला जाता है। तो आप बोलोगे सर तो उतनी एनर्जी हम कैसे दे? तो थ्रो करके, थ्रो करना मीन्स काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आप कितनी दोगे? इतनी। ये पॉजिटिव जो है उतनी दोगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो, जी एम ई एम अपॉन आर ई। इतनी एनर्जी आप क्या दे दोगे? पॉजिटिव फॉर्म में दे दोगे। समझ में आ रहा है? इतनी एनर्जी आप पॉजिटिव फॉर्म में दे दोगे तो होगा क्या, आपका ऑब्जेक्ट एक बार थ्रो हो गया वापिस नहीं आएगा। तो यहां पे जो स्पीड से आप उसको थ्रो करोगे ना, वो स्पीड को एस्केप स्पीड बोली जाती है। क्या बोली जाती है इसको? एस्केप स्पीड। तो इतनी स्पीड से आप उसको थ्रो करने वाले हो। तो एक काम करते हैं, 2 को यहां पे ले जाते हैं, ये एम एम तो कट हो जाएगा। तो यहां पे वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जी एम ई अपॉन, यहां पे मिलेगा आपको, आप यहां पे देखोगे 2 जी एम ई अपॉन यहां पे होगा ये आर ई नीचे। तो ये क्या मिला? 2 जी एम ई अपॉन आर ई। ये मिला। यहां पे देखो मैंने क्या किया, 2 को यहां ऊपर ले गया, ए एम एम कट हो गया, तो वी ई स्क्वायर का फॉर्मूला मिला 2 जी एम ई अपॉन आर ई। उसमें अगर ये स्क्वायर निकाल देते हो तो यहाँ पे वी ई का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई। तो ये जो मिला ना वो एस्केप स्पीड है। कोई आपको पूछे ये कौन सी स्पीड है, वो एस्केप स्पीड है। समझ में आ रहा है? ये जो आपको मिला यहां पे वो है एस्केप स्पीड। ये एस्केप स्पीड है बच्चों, देखो ये एस्केप स्पीड। अगर इतनी स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दोगे तो ऑब्जेक्ट वापस कभी आएगा नहीं। और अर्थ के लिए मैं आपको बता दूं, अर्थ के लिए यही एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपने कोई बॉल को थ्रो किया, अगर आपने कोई बॉल को थ्रो किया और वो स्पीड आपने दी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से आपने थ्रो कर दिया। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ऑब्जेक्ट दूर जाना चाहिए। तो सोचो वो कितनी ज्यादा स्पीड है। एक सेकेंड में कितना? 11.2 किलोमीटर। अगर इतनी स्पीड से आपने थ्रो कर दिया ना तो वो ऑब्जेक्ट वापस कभी नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर ही चला जाएगा। अब देखो हमारी स्पीड तो इतनी होती ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जब भी हम थ्रो करते हैं बॉल को तो हमारी स्पीड क्या होती है? कम होती है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट वापिस आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वापिस आ जाता है। तो सोचो ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस मेरे घर से, मैं पाल में, अडाजन पाल में रहता हूँ, तो मेरे घर से ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक का ये डिस्टेंस हुआ। सोचो तो एक सेकंड में, मैं एक सेकंड बहुत ही छोटा टाइम होता है, मेरे घर से बॉल थ्रो करूंगा तो रेलवे स्टेशन तक एक ही सेकंड में पहुंच जाना चाहिए। अब होगा क्या, मैं तो जो बॉल को थ्रो करूंगा ना तो वो मेरे सोसाइटी के गेट के पास भी नहीं पहुंचेगा एक सेकंड में। समझ में आ रहा है? तो रेलवे स्टेशन तक तो कैसे पहुंचेगा? तो ये सिंपल सी बात है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये इतनी स्पीड, ये जो स्पीड है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट थ्रो हो गया तो वो वापिस आएगा नहीं, जिसको बोला जाता है एस्केप स्पीड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो मैंने डिस्कशन किया है वो एस्केप एनर्जी और वो है एस्केप स्पीड के बारे में। तो एस्केप एनर्जी का इक्वेशन देखो बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी जिसके साथ ऑब्जेक्ट जितने बंधन से जुड़ा हुआ है माइनस एनर्जी के साथ, उतनी ही अगर आपने प्लस एनर्जी दे दी तो ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन में से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों का टोटल क्या होगा? 0। तो अर्थ का कोई भी ऑब्जेक्ट
का बंधन नहीं रहेगा, टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और टोटल एनर्जी अगर जीरो हो गई तो ऑब्जेक्ट अब अर्थ के बाहर निकल सकता है, रिमूव हो सकता है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में से। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इतनी प्लस एनर्जी ऑब्जेक्ट को कैसे दे, बिस्किट खिला के दे, ग्लूकोज का बोतल चढ़ा के दे, कैसे दे इतनी प्लस एनर्जी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उसको थ्रो करके एनर्जी देंगे। तो थ्रो करना मीन्स काइनेटिक एनर्जी देना। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस पॉजिटिव। तो ये दोनों इक्वल कर दिया मैंने, मीन्स इतनी एनर्जी जो देनी है वो उसको फेंक के दूंगा, जोर से थ्रो करके दूंगा। तो ये एनर्जी मान लो 2 लाख जूल है, तो 2 लाख जूल मुझे देनी है, तो मैं कैसे दूंगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। चलो दोनों को इक्वेट किया और v को लेफ्ट हैंड साइड रखा, और v मींस एस्केप स्पीड। ये कोई पूछे v का फॉर्मूला बताओ, तो ये एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, और वो मिला यहाँ पे 2gme/re और उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, सभी की वैल्यू मैंने रख दी ना, सभी कांस्टेंट है, सभी की वैल्यू रख के अंडर रूट किया तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ स्मॉल एम तो कहीं आया ही नहीं, ये फॉर्मूला में स्मॉल एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसको थ्रो करना है, वो ऑब्जेक्ट का मास तो कहीं अंदर आ ही नहीं रहा है, इसके अंदर एस्केप स्पीड के अंदर कहीं नहीं आ रहा है। तो सही बात है, आपको एक छोटे से चींटी को भी फेंकोगे अर्थ के बाहर, या तो हाथी को भी फेंकोगे, 11.2 की स्पीड देनी है। छोटा सा पेज हुआ या बड़ा सा स्टोन हुआ, अगर इतनी स्पीड से आपने फेंक दिया तो वो बाहर निकल जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर। ऐसा नहीं है कि चींटी है तो थोड़ा स्लो कम फेंके, और हाथी है तो उसको जो ज्यादा फेंके, ज्यादा स्पीड से फेंके, ऐसा नहीं है। चींटी को भी अर्थ के बाहर निकालनी है तो इतनी स्पीड देनी होगी, हाथी को भी अर्थ के ग्रेविटेशन के फील्ड के बाहर निकालना है तो भी इतनी ही स्पीड देनी होगी। ये है एस्केप स्पीड। तो अर्थ की एस्केप स्पीड सभी के लिए सेम होती है। अब हम बात करेंगे मून के बारे में। तो मून की जो होती है ना, वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। मून की स्पीड क्या है? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सोचो, अर्थ से तो बहुत कम हुई, तो मून के ऊपर से अगर आपको एस्केप होना है, मून के ऊपर से आपको छटकना है, तो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड ओनली, जो नियरली 6th पार्ट ऑफ दिस, इसका 6th पार्ट है, 11.2 का 6th पार्ट है मून का एस्केप। कोई आपको पूछे मून का जो एस्केप है, मून का एस्केप वो कितना है? अप्रोक्सीमेट 1/6 ऑफ ये एस्केप ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? तो ये उसका 6th पार्ट है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये है उसका 6th पार्ट। ओके, तो सभी प्लेनेट की एस्केप अलग अलग होती है बच्चों, सभी प्लेनेट के। यहाँ पे अर्थ की एस्केप 11.2 मिली, वैसे मर्क्यूरी की होगी, मार्स की होगी, जुपिटर की होगी, सभी की एस्केप स्पीड अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरी एक बात ब्लैक होल के बारे में मैं बता दूं। ब्लैक होल जो होता है ना, ब्लैक होल को आपने सुना होगा, ब्लैक होल के ऊपर से लाइट भी नहीं छटक सकती है, लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल, याद रखना बच्चों, ब्लैक होल ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो एस्केप स्पीड होती है वो क्या होती है? लाइट से भी ज्यादा। ब्लैक होल की एस्केप जो होती है वो क्या होती है? लाइट की स्पीड जो होती है ना, लाइट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से भी उसकी ब्लैक होल की एस्केप ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या बच्चों, यहां पे ब्लैक होल है, देखो ये ब्लैक होल है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, हमें कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? मान लो आपके सामने कोई स्टोन पड़ा है, आप यहां पे उसको देख रहे हो, तो होगा क्या? सन के ऊपर से लाइट आई, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में गई, तो अब आप स्टोन को देख पाओगे। ये लाइट आई सन के ऊपर से और यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में गई, आप स्टोन को देख सकते हो। लेकिन ब्लैक होल में क्या होगा बच्चों? आप यहां पे देख रहे हो, तो यहां सन के ऊपर से लाइट आएगी, ये जो लाइट है ना, ये ब्लैक होल क्या करेगा? ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा,
लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है? एस्केप ही नहीं होने देगा। तो होगा क्या, ये लाइट एस्केप नहीं होगी तो आप यहां से कोई लाइट आपकी आंख में नहीं जाएगी, तो आपको तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो आपको तो अंधेरा ही लगेगा। मान लो रात को जैसे आप स्काई में देख रहे हो तो आपको अंधेरा दिखता है, तो वो अंधेरे में ही अगर कोई ब्लैक होल है तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, मान लो इस तरह का स्टोन आपके सामने है तो आपको पता चलेगा, क्योंकि स्टोन के ऊपर से लाइट एस्केप होके आ सकती है। लेकिन ब्लैक होल जो ऐसी चीज है जिसमें से उसको अगर निकलना है लाइट को, तो उसको और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो लाइट तो अपनी मैक्सिमम स्पीड से तो आती है और स्पीड बढ़ा नहीं पाएगी, तो लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और ब्लैक होल हमें दिखेगा नहीं। तो कोई पूछे ब्लैक होल की एस्केप स्पीड क्या होती है, वो लाइट की स्पीड जो होती है ना उससे भी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहां पे आपको एस्केप एनर्जी एंड एस्केप स्पीड के बारे में आपको बताया है। एस्केप एनर्जी एंड एस्केप स्पीड। अब कोई आपको पूछे कि भाई यहां पे एस्केप एनर्जी किसको बोला जाएगा, उसकी डेफिनेशन, एस्केप एनर्जी की डेफिनेशन। तो द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द बॉडी टू मेक इट फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, द मिनिमम एनर्जी to be supplied to the body to make it free from Earth's gravitational field is called the escape speed. Is called the escape energy of that body, जिसका दूसरा नाम बाइंडिंग एनर्जी भी है। कोई आपको पूछे एस्केप एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, तो उसको बाइंडिंग, उसको पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी जो आप दोगे ना उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जाता है। तो कभी कभी सम में आपको पूछ लिया भाई बाइंडिंग एनर्जी ढूंढो, उसका मीनिंग एस्केप ही और कुछ नहीं है। तो एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही इजी, प्लस जी एम ई एम अपॉन डिस्टेंस, फिनिश्ड। और कुछ नहीं है, प्लस जी दोनों ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस, फिनिश। ये एस्केप एनर्जी या तो बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला। और अर्थ की सरफेस पे ऑब्जेक्ट है तो नीचे रेडियस ऑफ अर्थ आर ही लिखोगे, और अर्थ की सरफेस से दूर है तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिखना है बस, आपको और कुछ नहीं, डिस्टेंस लिखना है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखना है। ये जो मैंने आज बात की है वो बात है एस्केप एनर्जी और एस्केप स्पीड की, जो आपकी बुक में ये पूरा यहाँ पे कहीं दिया होगा, आप रीड करना।